मोर्चे पर कई अच्छी खबरें यूं तो सामने आ रही हैं, लेकिन शेयर बाजार से शुरुआत करें तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार 73,000 का नया ऐतिहासिक शिखर छूने के बाद बंद हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से भी अच्छी खबर आई है, जहां इस मंच के अध्यक्ष बॉर्गे ब्रेंडे ने कहा है कि भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत से विश्व को बड़ी उम्मीदें हैं, जिन पर पूरा उतरने की क्षमता भारत दिखा रहा है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। विश्व बैंक, IMF समेत तमाम वैश्विक एजेंसियों के साथ ही निवेशकों का भरोसा भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार नया ऐतिहासिक शिखर छूने के बाद बंद हुआ। सेंसेक्स 760 अंकों की उछाल के साथ 73,328 पर, तो निफ्टी 210 अंकों की मजबूती के साथ 22,105 के स्तर पर बंद हुआ। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि डेट मार्केट यानी बॉन्ड बाजार को लेकर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी FPI का आकर्षण बना हुआ है। इस महीने के पहले 12 दिनों में FPI ने बॉन्ड बाजार में 7,912 करोड़ रुपए यानी लगभग $1 बिलियन का निवेश किया। इस बीच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से भी अच्छी खबर आई है। एक निजी चैनल से बातचीत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे ने कहा कि भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उन्होंने ये भी कहा कि मंदी और भू राजनीतिक तनाव के अलावा कमजोर इन्वेस्टमेंट सर्किल के बीच भी भारत की विकास गाथा बरकरार और लगातार जारी रहेगी। RBI मौद्रिक नीति समिति के सदस्य जयंत आर वर्मा भी मानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ वर्षों में सभी भू राजनीतिक झटकों को झेला है और ये आगे आने वाली अनिश्चितताओं से निपटने में भी सक्षम होगी। उन्होंने 2024 में कम मुद्रास्फीति, मजबूत विकास के साथ अच्छे नतीजों की उम्मीद जताई है। वहीं पश्चिमी देशों की ओर से अपनाई जा रही चाइना +1 रणनीति का भी सबसे ज्यादा फायदा भारत को हो सकता है। एक दैनिक समाचार पत्र द्वारा देश के दिग्गज मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के बीच करवाए गए सर्वे के मुताबिक इसमें शामिल करीब 53% CEO का मानना है देश जल्द ही मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर चीन का विकल्प बन जाएगा। सर्वे में शामिल 24.5% CEO का मानना है कि भारत चीन का विकल्प बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। अर्थव्यवस्था की मजबूती के साथ ही भारत सरकार अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया करा रही है। आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के तहत 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाना बड़ी उपलब्धि है। इसका लक्ष्य 12 करोड़ लाभार्थी परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रति वर्ष का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। नीति आयोग ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा है कि 2013-14 से 2022-23 तक इन 9 वर्षों में 24 करोड़ 82 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बहुआयामी गरीबी को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार के आधार पर मापा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गरीबी को कम करने के लक्ष्य के साथ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। नीति आयोग के ताजा चर्चा पत्र के मुताबिक बीते 9 वर्षों में 24 करोड़ 82 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। परिणाम स्वरूप भारत के 2030 से पहले ही बहुआयामी गरीबी को आधा करने के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद है। चर्चा पत्र के निष्कर्षों के मुताबिक 2013-14 से 2022-23 के बीच सबसे कमजोर और वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार के निरंतर समर्पण और दृढ़ प्रतिबद्धता ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI एक वैश्विक मान्यता प्राप्त व्यापक उपाय है जो मौद्रिक पहलुओं से परे कई आयामों में गरीबी को दर्शाता है। इस संपूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान MPI के सभी 12 संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया है। चर्चा पत्र के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जो 2013-14 में
29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई है, यानी 17.89% की कमी। 2005-06 से 2015-16 के मुकाबले 2015-16 से 2019-21 के दौरान गरीबी कुल संख्या अनुपात में गिरावट की वार्षिक दर भी काफी तेज थी। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2013-14 से 2022-23 के बीच बहुआयामी गरीबी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों के दौरान 5,94,00,000 लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए, जबकि बिहार में 3,77,00,000, मध्य प्रदेश में 2,30,00,000 और राजस्थान में 1,87,00,000 लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। दरअसल गरीब कल्याण हमेशा से मोदी सरकार की प्राथमिकता रहा है और सरकार की नीतियों और महत्वपूर्ण पहलों के चलते देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण को 5 वर्षों के लिए बढ़ाने का हालिया फैसला मोदी सरकार की गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्धता की मिसाल है। बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में आने वाली समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है ताकि देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुआयामी गरीबी में गिरावट पर नीति आयोग की रिपोर्ट साझा करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, बेहद उत्साहजनक, जो समावेशी विकास को आगे बढ़ाने और हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी बदलावों पर ध्यान केंद्रित करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम प्रत्येक भारतीय के सर्वांगीण विकास और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। और नीति आयोग की इसी रिपोर्ट से जुड़ा है हमारा आज का दूसरा विशेष, जो कहता है सरकार की प्रभावी नीतियां, कम हुई गरीबी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अरविंद विरमानी, जो नीति आयोग के सदस्य हैं। डॉक्टर विरमानी, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर विरमानी, अमूमन अब तक हम देखते आए हैं कि गरीबी को सिर्फ आय में कमी के आधार पर ही समझा जाता रहा। बहुआयामी गरीबी, कैसे इसको परिभाषित किया जा सकता है और कैसे नीति आयोग के इस दावे को कि ये इतनी तेज रफ्तार से कम हो रही है वास्तव में देश के बदलती तस्वीर को सामने रखता है? तो ट्रेडिशनली गरीबी करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए 2 तरीके हैं। एक है जो कंजम्पशन पॉवर्टी जिसको कहते हैं, या इनकम पॉवर्टी, और दूसरा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो दोनों एक्चुअली, तो जो पहली है वो डिपेंड करती है जितनी इनकम होती है, एवरेज इनकम पर कैपिटा जीडीपी जिसको कहते हैं, और जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती है वो जो एक्सेस और गवर्नमेंट प्रोग्राम होते हैं उस पर भी डिपेंड करती है। तो इन अ वे जो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी दिखा रही है कि जो एवरेज इनकम है या जिसको पर कैपिटा जीडीपी कहते हैं वो भी बढ़ रही है, और जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं जैसे बिजली का, एलपीजी आपने जिक्र किया है पहले, वो सब इफ़ेक्टिव हो रहे हैं, वो लोगों के पास पहुंच रहे हैं, ताकि उनकी जो खास करके जो पॉवर्टी लाइन, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे थे, उनके पास ये चीज़ें पहुंच रही हैं। सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि इफ़ेक्टिव हैं प्रोग्राम्स। तो हमने कई बार ही सुना है पिछले 5-10 साल में कि कई लिस्ट तो हम दे सकते हैं, पर इसका मतलब है वो इफ़ेक्टिव हो रहे हैं, वो ग्राउंड तक पहुंच रहे हैं। जी, तो ऐसे में जब नीति आयोग, चूंकि नीतियां बनाने में, निर्धारित करने में बहुत अहम रोल रहता है, ये आंकड़े कैसे नीति आयोग के लिए भी नीतियां बनाने में आगे सफल और ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है, खासकर तब क्योंकि एक आम व्यक्ति इन आंकड़ों को समझता नहीं है, लेकिन इन आंकड़ों के फिर मायने क्या बनते हैं, भविष्य में क्या इनका असर दिख सकता है? हाँ, तो जैसे 3 कैटेगरीज हैं जिससे ये हम देखते हैं। एक तो एजुकेशन से कनेक्टेड है, एक हेल्थ, स्वास्थ्य से कनेक्टेड है, और बाकी जो लिविंग कंडीशंस होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली सबके पास पहुंच रही है। वो बिजली की जो प्रोपोर्शन, पहले कई विलेजेस थे जहाँ पे बिजली नहीं पहुँचती थी, कई जगह थी जहाँ पे एलपीजी डिलीवर नहीं होती थी। पहले केरोसिन से हम करते थे या लकड़ी जलाते थे। तो इसी तरह जो प्रोग्राम है स्वच्छता का,
कि और जो टॉयलेट्स का प्रोग्राम है उसके भी नंबर्स पहले आए हैं, पर अगेन इसका मतलब है कि जो टॉयलेट जो 90% हम कहते हैं, तो कई लोगों ने क्वेश्चन किया था कि ये 90% नहीं है, पर ये सर्वेज दिखाती हैं कि काफ़ी हद तक ये इफ़ेक्टिव है और ये सब चीज़ें लोगों के पास पहुंच रही हैं। सो और आगे की इसका मतलब है इससे ये भी पता लगता है कि जैसे बैकवर्ड या पिछड़े हुई स्टेट्स थी जिसमें पॉवर्टी ज़्यादा थी, जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उसमें भी ये चीज़ें पहुंच रही हैं। तो ये उत्सव करता है कि हमें ये स्कीम्स जो जहाँ पे गैप रह गया है उसमें ज़्यादा एफर्ट करें, वो भी पहुंचाएं, और जहाँ पे इफ़ेक्टिव ऑलरेडी हो गया है वहाँ से जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो हम रीएलोकेट कर सकते हैं जहाँ पे अभी गैप्स रह गए हैं। तो ऐसे में डॉक्टर विरमानी, चूंकि हम जानते हैं कि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आपकी इस रिपोर्ट में दिख रहे हैं, लेकिन क्या भारत की स्थिति अन्य देशों के माध्यम से देखें, तुलना में देखें, तो भारत की स्थिति कितनी बेहतर दिखती है? क्योंकि जब अन्य देशों में अमीर गरीब के बीच में खाई बढ़ रही है, गरीबों के भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, भारत में आंकड़े कम होते दिख रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जो गैप्स हैं रिच और पुअर के वो बढ़ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि जो हमारे गैप्स थे पुअरर स्टेट्स और रिचर स्टेट के, वो एक्चुअली क्लोज हो रहे हैं अगर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की दिशा से देखें। सो वेरी गुड पॉइंट। जो गैप है, जो इनइक्वालिटी है, वो इंटर स्टेट इनइक्वालिटी एटलीस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के दृष्टि से वो कम हो रही है। सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा, जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में जो SDGs हैं वो भी इस स्टडी के बीच में हैं। जो हमारे SDG गोल्स थे वो इंटरनेशनल गोल्स हैं जो सब दुनिया में सबको अप्लाई करते हैं। तो उसमें था कि हम आधा करेंगे, 50% अचीवमेंट करेंगे, वो हम टाइम के समय से पहले करेंगे। सो इन दैट सेंस ऑल्सो रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी उन्नति अब ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। जी, तो यानी ये जो सतत विकास लक्ष्य जिन्हें विश्व के सामने रखा गया है कि 2030 तक हमें इन्हें हासिल करना है, जो विकास के विभिन्न मानकों के आधार पर परिभाषित किया गया है, भारत उन्हें वक्त से पहले हासिल कर सकता है, जैसा आपने कहा। उम्मीद और हम काम भी उसी दिशा में कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विरमानी इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज़।